जय हिंद फ्रेंड, दी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर सेकंड के तहत जो आपका यूनिट नंबर 3 है, साहित्य शास्त्र से संबंधित यूनिट, उससे करने वाले हैं। तो देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के तहत वैसे अपने पाठ्यक्रम में देखें तो भारतीय काव्य शास्त्र भी है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है, परंतु यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र को पहले देखेंगे। और ये भी निश्चित रूप से देखा जाए तो भारतीय काव्य शास्त्र से जो है आपके पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि ये काव्य शास्त्र कहाँ से आया, काव्य का शास्त्र क्या होता है। क्योंकि वैसे तो हम हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन काव्य शास्त्र यानी जो काव्य रचना में रचा गया हो तो उसका एक विधि विधान, एक परिपाटी होता है। तो मूलतः ये जो काव्य शास्त्र शब्द है वो हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत से उठाया गया शब्द है। जब आपने रीतिकाल पढ़ा होगा तो उस समय आप देख रहे होंगे कि जो चारण कवि होते थे ये अपने राजा को, जब वो किसी के भी आश्रय में रहते थे तो प्रशस्ति गायन करते थे। तो एक समय ऐसा भी आया कि उन राजाओं को ये शौक हुआ कि हमें भी जो है संस्कृत काव्य शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। और इसकी वजह से आप देखते हैं कि जो दरबारी कवि होते थे तो आपने देखा होगा कि उस समय आचार्य की बहुत ज़्यादा सुनाई देती, जैसे केशव दास हो गए, या केशव दास के अलावा भी आप देखेंगे उस परिपाटी में काफ़ी ऐसे लोग हुए जो अपने राजा को खुश करने के लिए उन लोगों ने संस्कृत जो काव्य शास्त्र ग्रंथ थे उनको हिंदी में रूपांतरित किया और उनको समझाने की कोशिश की। तो कुछ वहीं से ये टर्म आया है, लेकिन हमें वही वाला जो परिपाटी यहाँ हिंदी में भी चलने लगा तो उसे हमें काव्य शास्त्र के तहत पढ़ना होता है। तो देखिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पढ़ना। हमें तो ये लगता है कि जितने भी यूनिट हैं और जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो काव्य शास्त्र में होता है, बट विश्वास मानिए आपको काव्य शास्त्र बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, जो ये शब्द आया ये संस्कृत काव्य शास्त्र से आया, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो पहले आचार्य है, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं हिंदी में तो वो प्रथम किसने किया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काव्य शास्त्र में जब हम भारतीय काव्य शास्त्र में देखते हैं कि ऐसे कौन से आचार्य हुए, तो संस्कृत में काव्य शास्त्र के पहले आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। और यहाँ भी वही है, कोई दूसरे नहीं है, बलदेव उपाध्याय, इनका समय दूसरी सदी मानते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है काव्य शास्त्र में, और जो बलदेव उपाध्याय है इनका समय मानते हैं कि ये दूसरी सदी के हैं। तो इनका समय भी पूछ लिया जाता है कि ये भरत मुनि कब के हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है काव्य शास्त्र विधा के तहत इसे पढ़ते हैं। संस्कृत में साहित्य के लिए, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं। साहित्य यानी जिसमें लोगों का हित छिपा हो, परंतु वही चीज़ हम जब संस्कृत में जाते हैं तो संस्कृत में देखते हैं उसे काव्य संबोधित करते हैं। तो हमने इसको जो इस विधा को लिया उसको हम काव्य शास्त्र भी कहते हैं, और इसके साथ ही हम इसको क्या कहते हैं, साहित्य शास्त्र भी। तो दोनों से ही संबोधित कर सकते हैं। तो संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो काव्य है ना, इसको डिवाइड कर देना है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जो चीज़ें आप आंखों से देख सकें वो दृश्य काव्य है, और श्रव्य काव्य में आपका प्रोज भी आता है, पोएट्री भी आता है। प्रोज यानी कहानी उपन्यास जो विधाएं आप पढ़ते हैं, और पोएट्री में कविता, तो यानी गद्य और पद्य, ये श्रव्य काव्य में आता है, और दृश्य काव्य में नाटक आता है। देखिए, काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि का विवेचन किया गया। इसको संक्षिप्त में ये समझिए कि जैसे हमने कहा कि हमने एक कविता रच दी, तो अगर आप एक कविता एक पाठक वर्ग के तहत आते हैं और आप कविता पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसमें मिलता होगा, चाहे वो रस मिलता होगा, लय मिलता होगा, छंद मिलता होगा, अलंकार मिलता होगा, या कुछ नहीं कुछ तो एक विषय वस्तुनिष्ठ आपको कुछ तो उसमें अंदर मिलता होगा। तो वो एक बनाने के पीछे कुछ ना कुछ एक पर्पज़ है कि उसको कैसे बनाया गया है। तो उसी कविता के अंदर अगर आपको रस, छंद, अलंकार, ये सारे तत्व निहित मिलते हैं, तो इन तत्वों के संबंधित जो ज्ञान होता है वही हम काव्य शास्त्र बोलते हैं। यानी एक तरीके से नहीं, अलंकार एक आभूषण है, काव्य को सजाने का आभूषण, तो वो हम किसके तहत पढ़ेंगे, तो ये सब काव्य शास्त्र के तहत ही आता है। तो यही कह रहा है कि जब भी हम काव्य शास्त्र विधा के तहत उसके लक्षण, वो कैसे आया, उसका क्या उद्देश्य है, उसके दोष क्या हो सकते हैं, उसके गुण क्या हो सकते हैं, इन सारे का विवेचन करते हैं, तो वही काव्य शास्त्र कहलाता है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर अब देखिए साहित्य शब्द प्रचलन में आ गया है। ऐसे में हम सभी जो है काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र से भी संबोधित करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए जो संस्कृत के आचार्यों की समृद्ध परंपरा रही है उनमें हमें देखना है कि कौन से आचार्य हैं, कौन सा समय है और ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। इनको आपको मगअप कर लेना है, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो इसको नोट डाउन कर करके आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। जैसे आचार्य में सबसे पहले हमने भरत मुनि पर जिक्र किया, तो ये दूसरी सदी से माना जाता है कि इनका समय दूसरी सदी है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है दूसरी शताब्दी। भामा जो है ये हम संस्कृत के आचार्य की समृद्ध परंपरा देख रहे हैं, हिंदी के आचार्यों की अभी नहीं देख रहे हैं। तो इसको अपने दिमाग में रखना है कि ये संस्कृत के आचार्यों की समृद्ध परंपरा है। तो भरत मुनि दूसरी सदी, नाट्यशास्त्र। भामा छठी सदी का मध्यकाल। इनकी जो रचना है काव्यालंकार है ना, काव्य से संबंधित अलंकार संबंधी इनकी रचना है काव्यालंकार। दंडी जो दंडी के द्वारा है 7वीं सदी का उत्तरार्ध में, यानी 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बाद में जो है इन्होंने एक काव्यादर्श लिखा है, एक भामा विवरण करके लिखा है। तो दंडी का ये दोनों रचना हो गया। वामन का समय है जो 8वीं से 9वीं सदी के बीच में, इनकी जो रचना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। इनके अलावा जैसे उद्भट है, उद्भट का है तो 9वीं सदी का पूर्वार्ध अगर देखें तो ये काव्यालंकार सार संग्रह करके इनका उद्भट का हो गया। रुद्रड़ का देखें तो रुद्रड़ का क्या होगा, तो रुद्रड़ का इसमें होगा 9वीं सदी का आरंभ। इनकी जो रचना है काव्यालंकार। श्री शंकु का है 9वीं सदी का प्रथम चरण। इनका है भुनाभ्युदय और नाट्यशास्त्र की टीका। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सब नेम, बट इसको थोड़ा सा आपको क्या करना कि 4 ऑप्शन देंगे उसमें आपको पहचानना है, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे श्री शंकु का 9वीं सदी का प्रथम चरण है ना, और रुद्रड़ का भी अगर देखेंगे वही प्रारंभ है, और पूर्वार्ध में देखें तो उद्भट का है। लेकिन है क्या, ये सबका 9वीं सदी है। तो एक तरीका ये भी याद कर सकते हैं कि उद्भट है, रुद्रट है, श्री शंकु के आनंदवर्धन है, ये सभी का देखें तो 9वीं सदी है। बस इनकी रचनाओं में आपको अंतर दिख रहा होगा। जैसे उद्भट का है काव्यालंकार सार संग्रह, रुद्रट का है काव्यालंकार, श्री शंकु का है भुनाभ्युदय, और आनंदवर्धन का क्या है 9वीं सदी का मध्य भाग। आनंदवर्धन का देखिए जो रचना है ध्वन्यालोक है। राजशेखर का 9वीं से 10वीं शताब्दी, ये है काव्य मीमांसा। मुकुल भट्ट 9वीं से 10वीं शताब्दी, इनका है अभिधा वृत्ति मातृका। भट्ट लोलट का क्या है 9वीं सदी का आरंभ, नाट्यशास्त्र की टीका। भट्ट नायक का क्या है नवम का अंतिम और 10वीं का आरंभ, हृदय दर्पण करके इनकी रचना है। इनके अलावा देखिए भट्टोत का क्या है तो 10वीं शताब्दी काव्य कौतुक करके। धनंजय 10वीं सदी 10 रूपक। कुंतक का क्या है 10वीं से 11वीं सदी वक्रोक्त जीवितम। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए भरत मुनि 2वीं शताब्दी नाट्यशास्त्र, भामा 6वीं शताब्दी काव्यालंकार, दंडी का 7वीं सदी काव्यादर्श या भामा विवरण, वामन का 8वीं से 9वीं सदी के बीच काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, उद्भट का 9वीं सदी का पूर्वार्ध काव्यालंकार सार संग्रह, रुद्रट का देखें तो 9वीं सदी का आरंभ काव्यालंकार, श्री शंकु का 9वीं सदी का प्रथम चरण भुनाभ्युदय, आनंदवर्धन का 9वीं सदी का मध्य भाग ध्वन्यालोक, राजशेखर का 9 से 10 और मुकुल भट्ट का भी 9 से 10 में काव्य मीमांसा, अभिधा वृत्ति मातृका। भट्ट लोलट का 9वीं सदी का आरंभ, नाट्यशास्त्र की टीका। भट्ट नायक का 9वीं का अंतिम और 10वीं का आरंभ, हृदय दर्पण। भट्टोत का 10वीं सदी, धनंजय का भी 10वीं सदी 10 रूपक करके, और कुंतक का 10वीं से 11वीं सदी वक्रोक्त जीवितम। अभी यहीं पे ये रचना अंत नहीं हुआ, रचना काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए जैसे अभिनव गुप्त का जो समय अगर देखें तो 10वीं से 11वीं सदी, और इनकी जो रचना है तंत्रालोक। तो अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं सदी तंत्रालोक। भोजराज के द्वारा 11वीं सदी का पूर्वार्ध, इनका है सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश। महिम भट्ट का 11वीं सदी का मध्यकाल व्यक्ति विवेक। क्षेमेंद्र का 11वीं सदी, देखिए क्षेमेंद्र का भी 11वीं सदी का उत्तरार्ध है और मम्मट का भी है। क्षेमेंद्र का जो 11वीं सदी का उत्तरार्ध है तो इनका है कवि कंठाभरण। मम्मट का 11वीं सदी का उत्तरार्ध है काव्य प्रकाश। वेद व्यास 12वीं सदी के निकट, इनका है अग्निपुराण। वाघ भट्ट प्रथम का 12वीं सदी का पूर्वार्ध वाघ भट्टालंकार। हेमचंद का है 12वीं सदी काव्यानुशासन। इनके अलावा रामचंद्र गुड़चंद, तो यहाँ पे जो रचना है रामचंद्र गुड़चंद 12वीं सदी का पूर्वार्ध नाट्य दर्पण। रुय्यक का 12वीं सदी का मध्यकाल अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा। अमरचंद 12वीं सदी का मध्यकाल है काव्य कल्पलता। शोभकर मित्र 12वीं सदी अलंकार रत्नाकर। शारदा तनय 13वीं सदी भाव प्रकाशन। जयदेव का 13वीं सदी का मध्यकाल चंद्रालोक। विद्याधर का देखें तो 13वें शतक का अंत
और 14वीं शतक का आरंभ। तो विद्याधर 13वीं शतक का अंत, 14वीं शतक का आरंभ। एकावली विद्यानाथ का 14वीं सदी, प्रतापरुद्र यशोभूषण, भानुदत्त मिश्र 13वीं से 14वीं सदी, रस मंजरी रस तरंगिणी, विश्वनाथ का 14वीं सदी, साहित्य दर्पण, विश्वेश्वर कविचंद का 14वीं सदी, चमत्कार चंद्रिका, रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी जो है इनका 16वीं सदी का पूर्वार्ध, उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, शेखर केशव मिश्र का 16वीं सदी, अलंकार शेखर, कवि कर्णपुर का 16वीं से 17वीं सदी, या अप्पय दीक्षित। तो देखिए अप्पय दीक्षित का ये वृत्तिवर्तिक जो है, वृत्तिवर्तिका कह सकते हैं वार्तिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अलंकार कौस्तुभ जो है कवि कर्णपुर का 16वीं 17वीं। तो ये अप्पय का और इनका, और लगभग आप ये समझिए कि शेखर केशव मिश्र, कवि कर्णपुर, अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ, लगभग सबके आसपास देखें यहाँ पे 17वीं सदी का मध्यभाग रस गंगाधर, अकबर शाह 17वीं सदी, श्रृंगार मंजरी, विश्वेश्वर पंडित 18वीं सदी, और इनका भी अलंकार कौस्तुभ। तो अलंकार कौस्तुभ विश्वेश्वर के अलावा कवि कर्णपुर का भी था, इनका भी अलंकार था और इनका भी अलंकार है। सत्यदेव चौधरी ने उद्भट के पहले इनका स्थान माना है। बलदेव उपाध्याय और गणेश त्र्यंबक की मान्यता भी क्या है, यही है। अब यहाँ पे देखिए अभिनव गुप्त ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। अभिनव गुप्त ने कुल कितने, तो अभिनव गुप्त ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। इनमें से 3 ग्रंथ टीका के रूप में रचित है। मूल ग्रंथ और टीका दिया है, जैसे नाट्यशास्त्र का भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मूल ग्रंथ है और टीका अभिनव भारती। तो इनमें से देखिए ये कहा है कि अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की। वो 4 ग्रंथ कौन से हैं, और इनमें से 3 ग्रंथ जो है टीका के रूप में इन्होंने लिखा है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, टीका अभिनव भारती, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का ये ध्वन्यालोक लोचन से, और काव्य कौतुक जो भट्टौत का है काव्य कौतुक विवरण नाम से। एक अन्य ग्रंथ रतन एवं तंत्र शासन का उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ मिलता है तंत्रालोक नाम से। क्षेमेंद्र के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। देखिए आचार्य क्षेमेंद्र हैं, इनके द्वारा जो रचनाएं उसमें है कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक, औचित्य विचार चर्चा, दशावतार चरित। तो देखिए यहाँ पे क्षेमेंद्र के ही ग्रंथों में देखें तो कवि कंठाभरण भी है, सुवृत्त तिलक भी है, औचित्य विचार चर्चा भी है, दशावतार चरित है। तो ये चारों को हम ध्यान रखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि कंठाभरण हो गया, सुवृत्त तिलक, दशावतार चरित, औचित्य विचार चर्चा। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ में देखें तो निम्नलिखित हैं। अप्पय दीक्षित में कौन कौन से होंगे, जैसे वृत्तिवर्तिक, चित्र मीमांसा, कुलेयानंद, है ना। तो अप्पय दीक्षित के ग्रंथों में ये सभी हो गया, वृत्तवार्तिक हो गया, चित्र मीमांसा हो गया, कुलेयानंद हो गया। अभी जब हमने संस्कृत काव्य जो शास्त्रीय आचार्य थे उन पे जिक्र किया था, तो अभी यहाँ पे जो दिया गया है आपको कि प्रमुख जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं और उनसे संबंधित जानकारी, तो ये जो जानकारी दी गई है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ एवं उनसे संबंधित जानकारी, तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज के लिए इसे यहीं पर रखते हैं, और उम्मीद है कि आप सारे सेशन जो है यूजफुल आप कंटेंट देख ही रहे होंगे चैनल पे। मेरी कोशिश है आपको कि आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जितना आपकी हेल्प कर सके अपने तरीके से वो करवा दें फ्रेंड्स। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उतने अच्छे से हम भी बाई फेस आके नहीं अभी पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि अपने पास भी वो सारी चीज़ें अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारा मोटो ये है कि आप तक जो कंटेंट है हम डिलीवर कर पाएँ, वो अच्छे से करने की कोशिश करें। तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का बराबर अपडेट के लिए, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए इसे यहीं रखते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।